सलाम इंडिया, आपका साकिर अहमद एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आइए आज ऐसे विषय पर हम रोशनी डालते हैं जो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता है, अगर किसी इंसान को अगर दूसरे ग्रह पर कुछ खोजना है तो वो सबसे पहले क्या खोजता है जीने के लिए? वो सबसे पहले खोजता है पानी, क्योंकि जल है तो जीवन है। और आपको पता है हमारे ग्रह को पृथ्वी कहा जाता है, इंग्लिश में अर्थ कहा जाता है, और एक अदर लैंग्वेज में ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 75% हमारे अर्थ पर पानी है और 25% जमीनी है। हमारा देश जो है इंडिया, भारत, उसे मल्हार का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि नदी बहुत सारी है और पानी होता है। अगर अपनी खिड़की से अभी देखेंगे तो आपको हल्की हल्की बारिश महसूस होगी। आइए इसी विषय में हम आज चर्चा करेंगे हमारे बेहद ही खास मेहमान से, जिनका नाम है संजीव नारायण सिंह, जो पुनर्जीवित करने के लिए एक अहम रोल अदा किए हैं। इनकी एक संस्था है नदी अभियान, जिसके तहत वो अभी 1 लाख पौधा लगाने वाले हैं। आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में, उन्हीं के संदर्भ की कहानी। संजीव नारायण सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे जीवन जर्नी चैनल पर। धन्यवाद। अपने बारे में बताइए और आपकी संस्था किस तरह कैसे काम करती है हमारे औरंगाबाद जिला के अंदर। पहले तो हम गोकुल सेना के अध्यक्ष हैं और गोकुल सेना विशुद्ध रूप से किसानों और नौजवानों के लिए काम करती है। ये सोशल संस्थान है, ये कोई मतलब धार्मिक और कोई जातीय मतलब संस्थान नहीं है। और इसके तहत हम लोगों ने बहुत बड़ा काम औरंगाबाद में किया। जैसे बालूगंज से, औरंगाबाद के देव प्रखंड के बालूगंज से दक्षिण 6 किलोमीटर घनघोर जंगल में हम लोगों ने बिना सरकार के मदद के 2 करोड़ का बांध बनवाया। अच्छा। पूर्व बिहार का पहला बांध है जिसमें सरकार का 1 रुपया नहीं लगा हो, और उसमें 2 करोड़ रुपया लगा उस बांध में, जिसको हम लोग जन सहयोग से बनाए। और जन सहयोग से बनाने के बाद उस बांध के कारण आज 43 गांवों में जहां सूखा पड़ता था सिंचाई होती है। 100 गांवों में वाटर लेवल जो मार्च में चला जाता था, 100 गांवों में वाटर लेवल आया है और एक सूखी पड़ी राम रेखा नदी पुनर्जीवित हो गई है। ये तो बहुत कामयाबी वाली बात है। तो ये गोकुल सेना ने किया, लेकिन हम लोगों को थोड़ा कष्ट हुआ कि वही राम रेखा नदी जिसको मैं पुनर्जीवन का बात कर रहा हूँ कि बुढ़ा बुढ़ी बांध बनने से मिला, वही कब की बात है गोकुल? ये 2015 की बात है। 2015 में हम लोग बांध बनाने में लगे थे और 18 में वो पूर्ण हो गया बांध। लेकिन वही राम रेखा नदी जो बूढ़ा बुढ़ी से निकली है बांध से, और जब आगे आती है तो अदरी गांव के पास एक उसमें छोटी सी नदी मिलती है, सुख नदिया। अच्छा। इसके बाद उस नदी का नाम हो जाता है अदरी नदी। तो हमारी पीड़ा ये रहती थी कि अगर एक बांध बनाने से राम रेखा नदी पुनर्जीवित हुई, लेकिन आगे चल के जब ये अदरी नदी हो जा रही है, इसका नाम हो जा रहा है, और शहर में जब औरंगाबाद में प्रवेश करती है नदी, तो समझिए कि वो मतलब उसमें कूड़ा मल नहीं, पूरा नाली से इतना गंदा से पट जाता है, गंदगी से पटी हुई अदरी नदी है। यह आश्चर्यजनक बात मैं बता रहा हूं कि पिछले वर्ष अदरी नदी के पानी पीने से कामा बिघा के दर्जनों मवेशियों की मौत हो गई, यानी कि पानी विषैली हो गया। प्रदूषित पानी के वजह से मवेशी पे इफेक्ट पड़ा, इसका इफेक्ट में मृत्यु हो गई। तो हम लोगों को लगा, जहन में लगा कि देखिए इसको तो अगर प्रकृति नहीं, नेचर को हम नहीं बचा पाएंगे तो जीवन, मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते आप। अगर जल नहीं होगा, जमीन नहीं होगा, जानवर नहीं होंगे, जंगल नहीं होगा, पानी नहीं होगा, नदी नहीं होगी, तो लोग नहीं जी सकते हैं। सही बात। तो हम लोग अदरी नदी पे मुहिम चलाए, उसके लिए अविरल नदी अभियान करके एक संस्था की स्थापना हम किए। ये कब आपने किए ये संस्था? इसकी स्थापना हम लोग 2022 के जनवरी में किए जी। और तब से हम लोग लगे, उसका परिणाम ये हुआ कि पहले तो हम लोग जन सहयोग से भिक्षाटन करके अदरी नदी को साफ करने के लिए जेसीबी लगा के जैसे तैसे करके हम लोग अपने स्तर से काम किए। फिर हम लोग सरकार से भी बात किए तो उसमें एक कामयाबी मिली कि जिला पदाधिकारी ने नमामि गंगे परियोजना में उसको ले लिया है
और अभी उसका फायदा हो रहा है हम लोग का आंदोलन का और संघर्ष का कि 1 लाख पेड़ लगने का प्रोविजन हुआ है जी। और मनरेगा के तहत उसमें उसका ये होता है कि पेड़ लगाना है और 1 साल तक उसकी रक्षा करनी है। उसके लिए आदमी भी रिक्रूट होते हैं, नियुक्त होते हैं और हम लोग भी अपने स्तर से उसकी देखरेख करेंगे। मुझे विश्वास है कि ये छोटी नदी है, मतलब 25-30 किलोमीटर की नदी है। अगर एक नदी को हम लोग पुनर्जीवित कर दिए जो मर गई है, जो सड़ गई है, जिसमें डायरेक्ट नाली का पानी जाता हो, जिसमें लैट्रिन का पानी डायरेक्ट डाला जाता हो शहर का, तो ये पूरे देश के लिए नजीर बनेगा और पूरे देश के लोग जो पर्यावरण पे काम कर रहे हैं इससे सबक लेके अपने अपने स्थान पे नदियों को पुनर्जीवन में लग जाएंगे और नदियां बचेंगे तो मानव का जीवन बचेगा। बिना जल के जीवन नहीं है। संजीव जी, क्या आप हमारे दर्शक को थोड़ा और विस्तार में इस मुद्दे के ऊपर आप बता सकते हैं कि एक नदी वो इंसान के लिए कितने मायने रखती है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग भी पढ़े हैं कि जितनी सभ्यता का विकास हुई है नदी के किनारे, सही, करेक्ट। आपने अभी ही कहा कि कहीं पे भी जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता है। हवा के बगैर आप 5 मिनट नहीं रह सकते हैं और जल के बगैर आप 2-4 दिन से अधिक नहीं रह सकते हैं। और नदी जो है जल का सबसे प्रमुख स्रोत है। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि बिना जंगल के नदी नहीं है, बिना पहाड़ के नदी नहीं है और बिना नदी के जंगल भी नहीं है। इसलिए कि पेड़ों को पानी तो नदी ही देती है। और ये जो शहर में लोग पानी पीते हैं, बड़े से बड़े लोग क्यों ना हो, जब खरीद के पानी पीना हो, स्नान करना हो तो पैसा सूख जाएगा उनका। तो नदियों का नदी जो है मुख्य स्रोत है जल स्तर का। आप अभी औरंगाबाद में अभी तक इस साल वाटर लेवल नहीं आया है, पता कर लीजिए। ये पूरे क्षत्रिय नगर में आप बैठे हुए हैं, 70% घरों में नल का सूख गया। सही बात। और अभी तक उसमें इसलिए वाटर लेवल नहीं आया है क्योंकि नदी में बाढ़ नहीं आया है। हाँ। जब तक नदी में बाढ़ आएगा नहीं, पानी पूरा लबालब आएगा नहीं, बालू आएगा नहीं, तो वाटर लेवल नहीं आएगा। आप पीजिए पानी, कहां से पीजिएगा? तो नदियों को बचाना इसलिए जरूरी है कि जब गंदगी से नदी में जो बालू होता है उसके ऊपर जब गंदगी भर जाएगा तो पानी तो ऊपर नहीं रुकेगा, वो वाटर लेवल कैसे बनेगा, नीचे कैसे जाएगा? और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि नदी का बालू जो है शरीर का मांस है। उसी बालू से रिस के धीरे धीरे जमीन में पानी जाता है, जिससे वाटर लेवल आता है। जब हम लोग बोरिंग करते हैं तो देखते होंगे कि 120 फीट पर लेयर मिल गया। इसका मतलब क्या होता है कि नदी का स्रोत होता है, बालू होता है, वो मिलता है हम लोग को और बालू से ही पानी हम लोग को आता है। इसलिए बिना नदी के जीवन की परिकल्पना करना मुश्किल है, नामुमकिन है। आप जीवित नहीं रह सकते हैं। तो औरंगाबाद, इस मायने में औरंगाबाद के प्रबुद्ध जनों ने जो ठाना है कि हम लोग एक नदी को पुनर्जीवित करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो भी नेचर फ्रेंडली काम करने वाले लोग हैं इसमें आगे बढ़ेंगे, अपने यहाँ काम करेंगे। देखिए, सरकार भी आज जो काम कर रही है एंटी नेचर काम कर रही है। आप सड़क तो बना रहे हैं, तो केवल पहाड़ तोड़ के सड़क मत बनाइए। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी व्यवस्था हो गई कि आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में सड़क बनाने के लिए पहाड़ तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बालू लेने की जरूरत नहीं है। वहां कचरा का प्रबंधन से, कचरा से इतना बढ़िया रिसाइकल कर देते हैं। यस, कचरा से इतना मजबूत सड़क का निर्माण हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में कि 30 साल तक नहीं टूट रहा है। और हमारे यहाँ पहाड़ तोड़ दे रहे हैं, 6 महीना में सड़क बन रही है और 6 महीना बाद सड़क टूट भी जा रही है। तो एक तरफ से सड़क, पैसा भी गया, सड़क भी टूट गई और पहाड़ भी समाप्त हो गया। तो नदी और पहाड़ को बचाना बहुत जरूरी है, पेड़ को बचाना बहुत जरूरी है मानव जीवन के लिए। वरना हम लोग आपसी द्वेष में, जो राजनीति चल रही है, आपसी द्वेष में फंसा के, उलझा के अपना काम तो बना लेंगे, लेकिन मानव जीवन को पर घोर संकट आने वाला है अगले 30 वर्षों में। सर, जरा हमें, हमारे दर्शक को ये बताइए कि अगर हम कोई भी नदी या कैनल है, अगर उसमें हम मल मूत्र डालेंगे, कचरा डालेंगे, तो इससे आजू बाजू वाले रहने वाले को क्या इफेक्ट होगा, इससे क्या बीमारी होगी? देखिए, बीमारी की तो बात छोड़ दीजिए, बीमारी तो होगी ही होगी। सबसे पहले तो नदियां बीमार हो गई। अभी हिंदू धर्म में
कहीं पूजा होता है तो सबसे पहले संकल्प होता है, उसमें कहा जाता है, नदियों का नाम लिया जाता है, गंगे च जमुने च गोदावरी नर्मदा सिंधु। कहने का मतलब कि पूरे देश की नदियों को एक करके एकत्रित करके संकल्प लेते हैं। और हम लोग के घर में जब पूजा होता है तो कहा जाता है कि अदरी नदी के तटे। इसका मतलब ये है कि हिंदू जहाँ पूजा होगी वहाँ अदरी नदी का हाँ जरूर, इसका मतलब ये होता है कि सोन नदी के इधर, अदरी नदी के इधर, इसलिए संकल्प लिया जाता है कि हम इस नदी को साक्षी मान के पूजा कर रहे हैं। और जो धर्म में नदी को साक्षी मान के पूजा करता हो, अब और वो नदी करा रही हो, रो रही हो, तड़प रही हो, गंदगी से पटी हुई हो, ये भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है। आप समझिए, अगर नदियां, आप सोचिए, जब हम लोग कम पढ़े लिखे थे तो नदी में लोग स्नान करने जाते थे, और ज्यादा पढ़ लिख गए तो नदी में शौच करने जाते हैं। ऐसी स्थिति है कि नहीं? सही। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग पढ़पस है? बताइए, ज्ञानता हुई क्या अज्ञानता हुई से बताइए? अज्ञानता हो गई, पढ़ लिख के अज्ञानता। अब आप हमारे दर्शक को ये बताइए कि अदरी जो नदी के लिए आप जो संघर्ष कर रहे हैं आपकी संस्था के थ्रू, तो उससे अब तक आपको कितनी कामयाबी मिली है और आगे का आपका क्या प्लान है? देखिए, ऐसा है ना, ये जो काम है ये शॉर्ट टर्म काम नहीं है। सही है। ये लॉन्ग टर्म काम है जी। ये नदियों को का पुनर्जीवन कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है जी, करेक्ट। एक नदी को बनने में 100 से 150 वर्ष लगता है। सही है। और उस 150 वर्षों में बनी हुई नदी को, निर्मित नदी को, जो प्रकृति अपने से बनाती है, उसको मानव मात्र 5 से 10 वर्षों में समाप्त कर दिया। तो आपको ये समझना होगा कि एक नदी को पुनर्जीवन के लिए बड़ा काम करना पड़ेगा, बहुत गंभीर काम करना पड़ेगा, बहुत लॉन्ग टर्म काम करना पड़ेगा। ये 10 से 20 वर्षों की योजना है, ये पंचवर्षीय योजना नहीं है, ये सड़क बनाने की योजना नहीं है। आप वो प्रकृति का उसमें टैंकर से पानी भर के आप पुनर्जीवित नहीं कर सकते। उसका स्रोत होता है, नदियों का परिवार होता है। जैसे नदियों का परिवार है आहर, पोखर, नदियों का परिवार है आहर, पोखर, नदियों का परिवार है पैन, नदियों का परिवार है पेड़। ये नदी का परिवार है, आहर, पोखर, नाला, इसके बाद कुआं, ये सब नदी, तालाब, ये सब नदी का परिवार है। और नदी के दोनों तरफ 8 से 10 किलोमीटर की दूरी में जब आहर, पोखर, पैन, कुआं, तालाब का पुनर्निर्माण होगा तो स्वतः नदी रिचार्ज होगी। और पेड़ का जब अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाएगा नदी के किनारे पर, दोनों ओर पेड़ जो हम लोग लगाने की मुहिम चला रहे हैं, तो उससे नदियों का स्रोत बढ़ता है, जिससे नदी रिचार्ज होती है। एक गंभीर विषय है इस साल का, क्योंकि पूरे बिहार के अंदर हमारा जो जिला रहा वो गर्मी के मामले में 50 डिग्री पर रहा और नंबर 1 पे रहा। और इस साल हमारे यहाँ जैसे बारिश गिरनी चाहिए थी उस तरह बारिश नहीं गिर पाई। ऑफिशियली तो डिक्लेयर नहीं हो पाया है कि अकाल हो गया है, पर अनऑफिशियली हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अकाल जैसी स्थिति हो चुकी है। तो इस पर आप हमारे दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, औरंगाबाद से पूरब गया तक आप चल जाइए, कहीं एक धान का रोपनी नहीं रोपाया है ना। और जो लोग रोप दिए मतलब मोटर उटर से, उनका धान भी मर रहा है, पैसा भी चला गया। भयंकर सूखा पड़ा है। आपसे बताऊं, हमारे कितने रिलेटिव हैं जो मदनपुर क्षेत्र के हैं, उन्होंने बताया कि विगत 30 वर्षों में ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी। बहुत भयंकर सूखा पड़ा है। बिहार सरकार को, किसानों को तत्काल राहत देना चाहिए। और इसीलिए हमारी संस्था गोकुल सेना उत्तर कोयल की लड़ाई लड़ती है। अच्छा। हम हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट में 16 महीना मॉनिटरिंग हुआ था। चीफ जस्टिस के आदेश पर 1622 करोड़ की मंजूरी भी मिली, लेकिन उत्तर कोयल नहर परियोजना अभी तक पूरा नहीं हुआ। कुटकू डैम में फाटक नहीं लगा। अगर लग गया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं रहती, इसलिए कि डैम का कैचमेंट एरिया इतना है कि एक बार बरसात हो जाए तो 3 वर्षों तक पानी ना भी हो तो गया तक की सिंचाई हो सकती है। लेकिन उसको राजनेताओं ने अपना फंडा बना लिया है और नॉर्थ कोयल को पूरा नहीं होने देता है। तो उसका उपाय है कि भाई किसानों को मुआवजा दिया जाए। और नॉर्थ कोयल में जो हम लोग गोकुल सेना हाई कोर्ट से लड़के 1622 करोड़ रुपए लाई, कुटकू डैम में फाटक लगाया जाए ताकि अगले वर्ष से फिर हमको सिंचाई में कोई दिक्कत ना हो।
तो ये राजनीतिक पॉलिटिकल अकर्मण्यता के कारण, और या यूं कहें कि कदहीन लोगों को पद पर बैठने के कारण औरंगाबाद में सूखा पड़ा है। औरंगाबाद में सूखा पड़, जबकि औरंगाबाद में 2 ऐसी सिंचाई परियोजना है, उत्तर कोयल नहर और हड़िया ही, कि अगर पूरी हो जाए तो यहाँ कभी सूखा नहीं पड़ेगा। अब आखिरी में हम अपनी बात को समझते हुए आज संजीव नारायण जी, आप हमारे आज की पीढ़ी को, आज के हमारे नौजवानों को, आज के हमारे बुजुर्गों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि शिक्षा भारत प्रस्त हो, व्यवस्था भारत प्रस्त हो, और डेवलपमेंट भी भारत प्रस्त हो। भारत का विकास भारत प्रस्त हो। भारत का विकास अमेरिका की पद्धति पर नहीं हो सकता है। भारत आप अपने तासीर के अनुसार, अपने नेचर के अनुसार अगर आप काम करिएगा तो आप आगे बढ़िएगा। आप अमेरिका बनने चलिएगा तो ना आप अमेरिका बनिएगा, ना आप भारत रहिएगा, आप जो है अफगानिस्तान बन जाइएगा। इसलिए आपको अपनी ताकत को पकड़ना होगा। करेक्ट। और आप अपनी ताकत को नहीं पकड़ रहे हैं। भारत एक दुनिया में एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक रूप से सबसे संपन्न देश है। जैसे अमेरिका में 12 महीना में गेहूं की खेती होती है और भारत में 4 महीना में होती है। क्यों? वहां 6 महीना तक सूर्य उगते ही नहीं है, इतना ठंडी है। तो भारत की प्रकृति जो है उसके अनुसार विकास होना चाहिए। भारत की सरकार को या भारत के नौजवान को पढ़ाई भी भारत के डेवलपमेंट के अनुसार, ऐसा ना हो कि मेरा डेवलपमेंट केवल हो, उसके लिए सरकार का कोई नुकसान हो जाए, देश का कोई नुकसान हो जाए। अजी ये तो देखिए आप ये देश कैसे बना है। इस देश को बनाने के लिए, इस देश को आजादी के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दिया है, और हम लोग कैसे हैं अपने छोटे से लाभ के लिए भारत को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। जितने आज धनी लोग, आपको धनाढ्य लोग दिखते हैं, सब पहाड़ लूटने वाले, नदी लूटने वाले, जंगल काटने वाले, ये सब धनी हो गए हैं। रोड के पैसा लूटने वाले। ऐसे भारत नहीं चलेगा, ऐसे भारत विकास नहीं कर सकता। ऐसा तो यही होगा कि चंद लोगों की मुट्ठी में पैसा रहेगा और बाकी लोग भिखमंगा हो जाएंगे। इसलिए जरूरत है कि भारत को भारत के नजरिए से देखते हुए, और जल, जंगल, जमीन, जानवर जो हमारी पूंजी, इसके कारण हम सोना की चिड़िया कहे जाते थे, उस पे फोकस करते हुए गांव को समृद्ध करने के लिए जानवरों को रहना बहुत जरूरी है, जानवर को बचाना जरूरी है। तो ही भारत समृद्ध होगा। यही मैं मैसेज देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए संजीव जी ने कितनी बेहतरीन बात की है। जंगल, जानवर जब ये हमारे साथ रहेंगे तभी हमारा जिला दुनिया के अंदर एक नाम कमाएगा, और जब दुनिया के अंदर हमारा नाम कमाएगा तो हमारे देश का भी नाम होगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।